आज के लेक्चर में बेटा हम प्रभुसत्ता लास्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, फोर्थ यूनिट की सॉवरेनिटी। प्रभुसत्ता किसे कहते हैं? हमने राज्य की अवधारणा या राज्य के संगठन ढांचे के बारे में पहले पढ़ा है और उसमें आया था कि राज्य के 4 आधारभूत या प्रमुख तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। उनमें प्रभुसत्ता सबसे अहम है, क्योंकि प्रभुसत्ता के निहित होने के बाद ही किसी राज्य को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। जैसे 1947 से पहले भारत के पास अपनी जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था, अंग्रेजों द्वारा स्थापित सरकार भी थी, लेकिन भारत को एक देश या एक अलग राज्य की अवधारणा प्राप्त नहीं थी। वो एक उपनिवेश था, क्योंकि उसकी प्रभुसत्ता उसके नागरिकों में निहित नहीं थी या प्रभुसत्ता उसके पास नहीं थी। तो प्रभुसत्ता का जो पहलू है वो राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और प्रभुसत्ता को लेके 2 अवधारणाएं या 2 विचारधाराएं प्रचलित होती है, एक एकत्ववादी और एक बहुलवादी, जो आगे अच्छे से डिफाइन करी गई है। कि एकत्ववादी विचारधारा क्या कहती है कि प्रभुसत्ता किसी एक व्यक्ति या संस्था में निहित होनी चाहिए, और बहुलवादी विचार क्या मानते हैं, प्रभुसत्ता संपूर्ण नागरिकों में, उस राज्य के नागरिकों या जनता में निहित होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता का अर्थ। कि प्रभुसत्ता राज्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति, संस्थाएं, समुदाय, व्यवस्थाएं जब राज्य के आदेशों की पालना करती हैं या राज्य के नियंत्रण को स्वीकार करती हैं, तभी प्रभुसत्ता स्थापित होती है। और राज्य का ये नियंत्रण या आदेशों की पालना 2 पहलुओं पर निहित होती है। एक होती है आंतरिक प्रभुसत्ता, एक होती है बाहरी प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता का मतलब है राज्य की सीमा के अंदर जो व्यक्ति, समुदाय, संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी राज्य की आज्ञाओं का पालन करती हैं। राज्य जो आदेश देता है उन्हीं के अनुसरण करते हुए व्यवहार करती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह ऐसा नहीं करता है तो राज्य के पास दंड देने की भी क्षमता होती है, जिसके तहत ही राज्य इन संस्थाओं और नागरिकों के समूह के लिए नियम, कायदे, कानून बनाता है। तो आंतरिक प्रभुसत्ता का सीधा सीधा मतलब है कि राज्य के निश्चित भूभाग या क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्तियों पर राज्य का नियंत्रण। फिर है बाहरी प्रभुसत्ता। बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य किसी बाहरी संस्था, देश, व्यक्तियों के समूह के अधीन नहीं है। जैसे 1947 से पहले भारत बाहरी रूप से प्रभुसत्ता संपन्न नहीं था, इसीलिए ये माना जाता था वो एक उपनिवेश था, राज्य की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि एक अंग्रेजी सरकार के आदेशों से चलाया जाता था शासन। तो बाहरी प्रभुसत्ता का अर्थ है कोई भी राज्य बाहरी नियंत्रण से पूर्ण रूप से आजाद है। ना आर्थिक नियंत्रण है किसी चीज का उसके ऊपर, ना राजनीतिक नियंत्रण है, ना और किसी भी तरह का प्रशासनिक दबाव है जिस दबाव में आकर वो अपना प्रशासन चलाते हैं। तो ये आंतरिक और बाहरी प्रभुसत्ता दोनों को समाहित करके ही प्रभुसत्ता की डेफिनेशन बनती है। कि सोवरेनिटी का मीनिंग है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एस्पेक्ट्स पे कोई भी राज्य किसी दबाव या नियंत्रण में नहीं है, और उस राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं, जो संस्थाएं हैं, वो उस राज्य के आदेशों की पालना करते हैं। और राज्य आदेश उन पर तानाशाही लागू नहीं कर सकता, उनके लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आदेश जो पारित करता है उन पर सहमति दर्ज कराते हैं। अब आती है डेफिनेशन ऑफ सोवरेनिटी। कि सोवरेनिटी वर्ड अंग्रेजी के प्रभुसत्ता अंग्रेजी के सोवरेनिटी से लिया गया है, जो लैटिन भाषा के सुपरनोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है सुप्रीम। कि सुपरनोस का अर्थ होता है सर्वोच्च, सुप्रीम। कि इसीलिए प्रभुसत्ता का अर्थ माना जाता है कि राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, जो सुप्रीम पावर होती है, वही सोवरेनिटी है।
इसी के तहत किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली हो किसी भी राज्य में, उसमें जो सरकार होती है वो सरकार किस तरह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और उसको सर्वोच्च क्यों माना जाता है, उसी में प्रभुसत्ता निहित होती है। अब बहुत सारे थिंकर्स ने प्रभुसत्ता को लेकर डेफिनेशंस दी हैं। जैसे बोदिन ने कहा है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर राज्य की परम शक्ति होती है जो कि वो कानून बनाकर प्रदर्शित करता है। ग्रेशियस ने कहा कि प्रभुसत्ता एक सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती और ना इसकी इच्छा का कभी भी उल्लंघन किया जा सकता है, कि राज्य द्वारा जिस राज्य में जिस संस्था सरकार में प्रभुसत्ता निहित है वो जिस आदेश को पारित करते हैं उसकी उल्लंघना संभव नहीं है। अदरवाइज प्रभुसत्ता संपन्न राज्य के पास दंड देने का प्रावधान निहित होता है। तो कोई भी कोटेशन, कोई भी 2-3 थिंकर्स की डेफिनेशन जो आपको अच्छे से याद हो जाए वो कर लेना। जैसे विलोबी ने बहुत इजीली कहा है कि प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा होती है, कि प्रभुसत्ता का मतलब है राज्य में सबसे शक्तिशाली शासन चलाने के अधिकार या राजनीतिक इच्छाएं जिसमें निहित हैं वो प्रभुसत्ता है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोवर्जिनिटी, कि सोवर्जिनिटी की ये अवधारणा पॉलिटिकल साइंस में कहां से आई, कि हमने इसके मीनिंग में देखा, डेफिनेशन में देखा कि ये लैटिन भाषा के सुपरनोस से आई है जिसका अर्थ होता है सुप्रीम। और हमारे राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ग्रीक एंशिएंट थ्योरी से पता चलता है और उसमें अरस्तु सबसे पहले थिंकर थे जिसने राज्य की सर्वोच्च शक्ति का वर्णन किया था, कि अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण करके इस तथ्य के आधार पर उस वर्गीकरण को सही दर्शाया था, या विभिन्न शासन प्रणालियां दर्शाई थी अरस्तु ने, जिसके माध्यम से अरस्तु ने बताया था कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है शासन करने की वो पूरी जनता के हाथ में नहीं होती, वो कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है या संस्थाओं के हाथों में होती है और उसे ही प्रभुसत्ता का नाम दिया जाता है। और प्राचीन समय में राज्य और चर्च के बीच झगड़े हों या आपसी राज्यों के बीच जो विवाद थे वो इसी प्रभुसत्ता को प्राप्त करने के लिए थे। ये आंसू 107 रोल नंबर, एक बार म्यूट किया ना बेटा मैंने आपको, दोबारा अनम्यूट हो गए। इसी के साथ साथ जो चर्च और राज्यों के धार्मिक युद्ध जो होते थे उनमें भी प्रभुसत्ता को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा था कि पहले मध्य युग पहले राज्यों पर चर्च का आधिपत्य होता था, चर्च में प्रभुसत्ता निहित होती थी। लेकिन जब राज्यों ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना शुरू किया, अपनी प्रभुसत्ता चर्च से वापस लेने की कोशिश की, तब ये द्वंद्व देखने को मिलते थे। तो अरस्तु ने राज्य की इस सर्वोच्च शक्ति का सबसे पहले वर्णन किया था। उसके बाद बोदिन आए थे, बोदिन ने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक जो 1576 में पब्लिश हुई थी और इसमें बोदिन ने कहा था प्रभुसत्ता और प्रभुसत्ता वह अवधारणा है जो प्रजाजनों पर सर्वोपरि शक्ति है जो कि कानून द्वारा नियंत्रित नहीं है, कि जो प्रभुसत्ता वर्ड है या प्रभुसत्ता संपन्न जो लोग हैं वो कानून से ऊपर है, वो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होते, वो कानून बनाकर दूसरों को नियंत्रित करते हैं। और इसी अवधारणा का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्रेशियस ने वर्णन किया था और ग्रेशियस ने कहा था कि प्रभुसत्ता का जो बाहरी स्वरूप है उस पर सबसे ज्यादा बल दिया जाए, कि बाहरी स्वरूप का मतलब है कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के नियंत्रण में ना हो किसी भी प्रकार से। और अगर बाहरी नियंत्रण नहीं है किसी राज्य पर किसी भी प्रकार का तो सारे राज्य एक समान होंगे, सभी स्वतंत्र होंगे और सभी अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होंगे, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी देशों को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात ग्रेशियस ने की है, ना कि उपनिवेश बनाने की। उसके बाद प्रभुसत्ता की अवधारणा हॉब्स ने दी थी। हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लेवियाथन एक वर्ड यूज किया था, उसने लेवियाथन बुक भी पब्लिश की थी जिसमें उसने कहा था कि समझौते के तहत सभी व्यक्ति
एक व्यक्ति या संस्था को अपने सब स्वतंत्रता और अधिकार सौंप देंगे कि उसमें सारी प्रभुसत्ता निहित होगी, वो संप्रभु होगा। वो जो व्यक्ति संस्था जिसको अधिकार सौंपे हैं वो संप्रभु होगा। तो संप्रभु वर्ड के लिए हॉब्स ने लेवियाथन वर्ड यूज किया था कि जो लेवियाथन होगा वो प्रभुसत्ता संपन्न होगा, उसी में सारी शक्तियां निहित होंगी। उसके बाद लोक ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में प्रभुसत्ता को डिफाइन किया था कि प्रभु, और जो आज वर्तमान राजनीतिक माहौल में प्रभुसत्ता का जो अर्थ डिफाइन किया जाता है वो लोक ने ही प्रकट किया था कि प्रभुसत्ता का अर्थ सर्वोच्च शक्ति की, शासन की या जनता पर नियंत्रण की शक्तियां जिसके पास है वही संप्रभु है, वही प्रभुसत्ता संपन्न है, जिसे लोगों ने समझौते के माध्यम से किसी को राजा बनाया है, संप्रभु नियुक्त किया है। और इसी तरह की डेफिनेशन फिर रूसो ने भी दी थी प्रभुसत्ता को लेके, कि जो एक सामान्य इच्छा वर्ड रूसो ने यूज किया था कि समझौते के माध्यम से एक सामान्य इच्छा का निर्माण किया जाएगा और वो सामान्य इच्छा प्रभुसत्ता संपन्न होगी। उसके बाद हीगल की अवधारणा आती है कि राज्य के अंदर जो नैतिकता निहित होती है या राज्य का साधन जो होता है व्यक्ति का विकास करना, इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य के पास सर्वोच्च शक्तियां होनी चाहिए, राज्य को संप्रभु होना चाहिए। जब वो प्रभुसत्ता संपन्न होगा तभी वो व्यक्तियों के हित के लिए काम कर सकता है। और फिर ऑस्टिन ने वैधानिक विश्लेषण की बिल्कुल लीगल एनालिसिस किया था प्रभुसत्ता की अवधारणा को। ऑस्टिन ने अपने लीगल एनालिसिस में राज्य की प्रभुसत्ता को असीमित एस्पेक्ट से माना था और इसने दो अवधारणाएं की एकत्ववादी विचारधारा प्रदान की थी कि राज्य में संप्रभु या सारी शक्तियां सीमित किसी एक संस्था व्यक्ति तक ही निहित हो सकती हैं, सब पूरे समुदाय या पूरे नागरिकता को वो अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरह से लास्की और क्रेब जो थिंकर्स थे, उन्होंने बहुतत्ववादी प्रभुसत्ता की बात की थी कि उन्होंने कहा था प्रभुसत्ता सिर्फ राज्य के पास ही नहीं, राज्य के साथ साथ जो दूसरे समुदाय भी होते हैं उनमें भी बटी होती है प्रभुसत्ता। और लास्की की ये अवधारणा हमने जब पहले उदारवाद सिद्धांत या राज्य का स्वरूप किया तब भी ये विचारधारा आई थी कि जिन समुदायों संस्थाओं से मिलकर राज्य बना है तो राज्य बनने के बाद वो समुदाय संस्थाएं समाप्त नहीं होती हैं, उनके पास अपनी शक्तियां बाद में भी निहित रहती हैं। तो प्रभुसत्ता का अर्थ, उसकी डेफिनेशंस और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थिंकर टू थिंकर लेके चलना। सबसे पहले अरस्तु को डिफाइन करना, फिर उसके बाद ग्रेशियस, बोदिन आ जाता है, बोदिन की लिखनी है, फिर ग्रेशियस की लिखनी है, उसके बाद फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, फिर हीगल की अवधारणा, फिर ऑस्टिन की। और ऑस्टिन ने एकत्ववादी प्रभुसत्ता की विचारधारा दी थी, उसी के साथ साथ बहुत्ववादी विचारधारा भी देनी है प्रभुसत्ता की, जो लास्की और क्रैब उसके समर्थक। तो एक एक थिंकर वाइज इनकी दो दो लाइनें भी कर लोगे ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवर्जिनिटी या एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवर्जिनिटी, प्रभुसत्ता की विशेषताएं या तत्व। तो सबसे पहला है परमानेंस की स्थायित्व, कि प्रभुसत्ता जो होती है वो राज्य का एक स्थायी तत्व है। ये नहीं है कि राज्य की मृत्यु हो गई तो राज्य ही मर गया। और इसीलिए इंग्लैंड में एक कहावत है, राजा मर गया है राजा चिरंजीवी रहे, कि राजा बदलता रहता है लेकिन जिसको ताज पहनाया जाना है वो हमेशा विद्यमान रहता है। और इसी तरह से प्रभुसत्ता है। प्रभुसत्ता ये नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन का सरकारें बदल गई तो प्रभुसत्ता ही खत्म हो गई। प्रभुसत्ता खत्म नहीं होती है, प्रभुसत्ता स्थायी एस्पेक्ट है जिसका बार बार पुनर्गठन नहीं और ना उसको अबोलिश या विघटित किया जा सकता है। फिर आती है सर्वव्यापकता, कि प्रभुसत्ता का दूसरा गुण है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब है
कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्तियों, व्यक्ति समुदायों, संस्थाओं, सभी पर यह प्रभुसत्ता लागू होती है। ये नहीं है कि जो नागरिक हैं या फिर दूसरे देशों में जो राजदूत भेज दिए गए, हमारे देश में जो राजदूत, विदेशी राजदूत रह रहे हैं, या टूरिस्ट जो घूमने के लिए आए हैं, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, या हम दूसरे देश में जाके कुछ कर सकते हैं। तो प्रभुसत्ता का मतलब है राज्य का वहां रहने वाली हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, राज्य ही सर्वव्यापक है, उसकी किसी भी चीज की उल्लंघना नहीं हो सकती। जो कानून वो अपने देश का शासन चलाने के लिए बनाते हैं, उनकी उल्लंघना नहीं हो सकती। फिर आता है अपरवर्जिता, एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस क्या होता है कि राज्य में जो प्रभुसत्ता होती है ना, वो किसी एक ही तथ्य में, एक ही पहलू में निहित होती है, कि राज्य में केवल एक प्रभु की होता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे सरकार, एक प्रधानमंत्री, एक प्रेसिडेंट, एक सत्ताधारी दल है, एक विरोधी दल है। ये नहीं है कि बहुत सारे सत्ताधारी दल हैं, वो सारे के सारे कानून नीतियों का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। अपरवर्जिता अगर आपको मुश्किल लगता है तो इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, राज्य का एक संप्रभु। फिर है अविच्छेदता। अविच्छेदता का मतलब है कि प्रभुसत्ताधारी अपनी प्रभुसत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को देकर स्वयं संप्रभु नहीं रह सकता। कई बार एक वर्ड आपने इंडियन पॉलिटिकल साइंस में सुना होगा, डेलीगेशन या डेलीगेट। डेलीगेट क्या होता है कि प्रदत्त विधायन जिसको बोला जाता है, कि विधान पालिका के पास बहुत सारा काम होता है, तो वो अपने कुछ कानून बनाने की शक्तियां कार्यपालिका को दे देता है, प्रदत्त विधायन जो है। तो इसका मतलब जो शक्तियां उसने कार्यपालिका को दी है ना, उस कार्य से संबंधित शक्ति फिर विधान पालिका के पास नहीं है। इसी तरह प्रभु सत्ताधारी जो व्यक्ति है, अगर राष्ट्रपति अपना कार्यभार कहीं बाहर जा रहा है या किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति को सौंप देता है अपनी सारी शक्तियां, तो फिर राष्ट्रपति के पास वो अधिकार नहीं होता है। जैसे एक प्रिंसिपल जब छुट्टी पे होते हैं, वाइस प्रिंसिपल को चार्ज दिया जाता है, नेक्स्ट डे जब वो प्रेजेंट होते हैं तो वो जिनको दे के गए थे वो उनको चार्ज वापस हैंड ओवर करते हैं। जैसे कोई एक वृक्ष अपने अंकुरित होने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं दे सकता, एक व्यक्ति अपना जीवन का अधिकार किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी तरह से अगर बीज से वृक्ष बन गया है तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही उससे बीज उत्पन्न होंगे बहुत सारे, ये नहीं कि वापस उसको एक ही बीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक बार प्रभु सत्ताधारी किसी दूसरी प्रभुसत्ता को अपनी पर विच्छेद कर देता है तो उसके पास फिर वो संप्रभुता, प्रभुसत्ता निहित नहीं होती है। जैसे कि राज्यों का विभाजन हो जाता है, भारत और पाकिस्तान अलग अलग बन गए, तो दो अलग अलग प्रभुसत्ताओं का निर्माण हो गया। फिर आती है निरंकुशता, कि प्रभुसत्ता निरंकुश हो सकती है या नहीं, ये एस्पेक्ट इसमें निहित है। तो राज्य की जो शक्तियां होती हैं, राज्य की शक्तियां असीमित होती हैं। राज्य की शक्तियां, यदि किसी राज्य की दूसरी कोई शक्ति है तो वो राज्य की इच्छा को सीमित कर सकती है, और यही उसकी निरंकुशता को प्रदर्शित करती है। इसीलिए मैरियन ने कहा है कि यदि प्रभुसत्ता के ऊपर कोई दूसरी शक्ति होगी तो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, और वो स्वयं ही प्रभुसत्ताधारी बन जाएगी। जो दूसरी शक्ति स्वयं प्रभुसत्ताधारी बन जाएगी जिसने की पाबंदियां लगाई हैं। तो निरंकुशता, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में जिसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां निहित होती हैं, जो वास्तविक शासक होते हैं, निरंकुशता का अधिकार कुछ एस्पेक्ट तक निहित होता है। लेकिन प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत उस निरंकुशता को जब भी चुनाव आता है तो परिवर्तित कर दिया जाता है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। फिर आता है अविभाज्यता, कि प्रभुसत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये नहीं कि राष्ट्रपति संवैधानिक शासक है, वो प्रधानमंत्री को भी बना दे, एक राजा है वो दूसरे को भी अपनी आधी शक्तियां, कि एक ही संप्रभु होगा, उसका अगर विभाजन कर दिया जाता है तो प्रभुसत्ता समाप्त होने के कगार पर आ जाती है।
जाती है। जैसे हॉब्स ने कहा था, अगर संप्रभु का विरोध किया गया तो दोबारा से अराजकता वाली प्राथमिक अवस्था आ जाएगी, जो बहुत हानिकारक है। फिर आता है मौलिकता, कि प्रभुसत्ता में मौलिकता का एस्पेक्ट निहित होता है और इसी मौलिकता के तहत प्रभुसत्ता अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। कि संप्रभु के पास, राज्य का जो संप्रभु है जिसके पास सारी शक्तियां होती हैं, उसकी अपनी सत्ता और वो किसी दूसरी व्यक्ति संस्था से प्राप्त की हुई सत्ता या किसी पर अपनी सत्ता को यूज कर रहा है, तो किन आधारों का प्रयोग करेगा, ये मौलिकता में निहित है। मौलिकता के अभाव में प्रभुसत्ता अर्थहीन हो जाएगी, कि वो पूर्णतः तानाशाही या निरंकुश शासन ही हो जाए। फिर आती है अविनाशता, कि प्रभुसत्ता को अगर विनाश कर दिया जाता है तो राज्य समाप्त ही हो जाएगा। कि अगर प्रभुसत्ता नहीं है तो वो राज्य नहीं है, वो किसी का उपनिवेश बन चुका है। जैसे 1947 से पहले छोटे छोटे भूभाग थे, राजा सामंतों का आधिपत्य था, उनकी प्रभुसत्ता समाप्त करके अंग्रेजों ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। तो उनकी प्रभुसत्ता जैसे ही समाप्त हुई, भारत एक राज्य ना रह के एक उपनिवेश की श्रेणी में निहित हो गया। तो ये सारी थी प्रभुसत्ता की विशेषताएं या प्रभुसत्ता के तत्व, जिसके तहत प्रभुसत्ता को एक एकता के रूप में, एक इकाई या ऐसी शक्तियों का संगठन माना गया है जो किसी एक व्यक्ति संस्था में ही निहित हैं, जिसके पास सारे अधिकार हैं किसी भी कानून के निर्माण के, अपने राज्य के शासन संचालन के, या फिर अपने राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों, संस्थाओं, समुदायों पर आधिपत्य स्थापित करने के। अब उसके बाद इसमें सारी इस प्रभुसत्ता का एकत्ववादी, बहुलवादी एस्पेक्ट्स और उनके कुछ मूल्य दर्शाए गए हैं, जो आगे बिल्कुल डिटेल से हैं, वो तभी करेंगे। तो यहां तक प्रभुसत्ता की डेफिनेशन, मीनिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी तक अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो पूछो बेटा।